चैप्टर 9 किरण प्रकाश की में आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेलीस्कोप या जिसे कहते हैं दूरदर्शी। चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी, इंग्लिश में कहते हैं रे ऑप्टिक्स। आज का टॉपिक है दूरदर्शी, इंग्लिश में कहते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को अगर हम डिफाइन करें तो इसे किस तरह से करेंगे? वह प्रकाशिक यंत्र जिसमें लेंस लगा हो, प्रिज्म लगा हो, दर्पण लगा हो, वो सब प्रकाशिक यंत्र में आएंगे। चश्मा अगर लगा है तो प्रकाशिक यंत्र है। आंख जो हमारी है वो भी प्रकाशिक यंत्र है। इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि आंख में एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। वो मांसपेशियों का ही बना होता है और उसकी फोकस दूरी चेंजेबल होती है। मांसपेशियां उसकी फोकस दूरी को घटा बढ़ा सकती हैं। तो दूरदर्शी को हम डिफाइन कर रहे हैं वह प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का दर्शन कोण बड़ा बनता है और वह वस्तु हमको बड़ी दिखाई देती है। वह प्रकाशिक यंत्र जो दूर की वस्तु का दर्शन कोण बड़ा बनाता है और हमें वस्तु बड़ी दिखाई देती है। दूरी बढ़ने पर वस्तुएं हमें छोटी दिखती हैं क्योंकि वो आंख पर दर्शन कोण बहुत छोटा बनाती हैं। जैसे हमने अक्सर देखा है कि जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो हमें नीचे के लोग छोटे छोटे दिखते हैं क्योंकि दूरी हमसे ज़्यादा हो जाती है और वो छोटे दिखने लगते हैं। तो कोई वस्तु हमारी आंख पर जितना एंगल बनाएगी उसे कहेंगे दर्शन कोण, एंगल ऑफ विजन। दूरदर्शी, दूर मतलब अधिक दूरी पर है और दर्शी दूर की वस्तु को दर्शाने वाला जो यंत्र है उसका नाम है दूरदर्शी। टेली, ये टेली शब्द का जो अर्थ है वो दूर है। तो खैर दूरदर्शी हमारे जो सिलेबस में है दो हैं। एक लेंसों से बनी हुई दूरदर्शी, उसे कहेंगे अपवर्तक दूरदर्शी, और एक दर्पण से बनी दूरदर्शी, उसे कहेंगे परावर्तक दूरदर्शी। तो लेंस की जो दूरदर्शी है उसमें कुछ दोष हैं, कमियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए बाद में परावर्तक दूरदर्शी लाई गई, बनाई गई। तो पहले हम अपवर्तक दूरदर्शी को पढ़ेंगे। एग्जाम में जो पूछी जाएगी हम उसका वर्णन करेंगे। यहाँ मैंने नाम लिखा अपवर्तक और यहाँ लेंस लगे होते हैं। लेंस से प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन। तो खगोलीय जो नाम पड़ा है वो इसलिए पड़ा है कि आकाश में जितने पिंड होते हैं, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, उन वो सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं, खगोलीय पिंड। और उनका जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा वो कहलाएगी खगोल विज्ञान। तो दूरदर्शी से हम आकाशीय पिंडों को देख रहे हैं, इसलिए दूरदर्शी को हम क्या कह सकते हैं? खगोलीय दूरदर्शी। इस तरह के चित्र वाले जो
क्वेश्चन आते हैं उनमें हम हेडिंग वाइज उसको वर्गीकृत कर देते हैं। एक हेडिंग में हम लिखते हैं रचना, फिर लिखेंगे उसकी वर्किंग क्या है, प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो, फिर इसमें आवर्धन क्षमता का सूत्र, फिर इसकी क्या विशेषताएं हैं और क्या इसकी कमियां हैं वो। इस तरह से हम इसको बांटेंगे। तो पहले हेडिंग में रहेगा रचना। रचना लिखने के लिए अगर हमारे सामने डायग्राम हो तो हम आराम से लिख सकते हैं। रटना नहीं है, जो उसमें होता है उसी का वर्णन किया जाता है। तो इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक उत्तल लेंस छोटे व्यास का होता है और एक उत्तल लेंस, जो दूसरा उत्तल लेंस होता है वो बड़े व्यास का होता है। ये लेंस धातु की नलियों में फिट रहते हैं और उन नलियों को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। आंख की तरफ जो लेंस रहता है उसे नेत्र का लेंस कहते हैं और जो वस्तु की तरफ लेंस रहता है उसे अभिदृश्यक कहते हैं। इनके नाम मैं अभी चित्र बनाने के बाद एक्सप्लेन करूंगा कि ये नाम क्यों पड़े। सबसे पहले हमने एक बड़ा लेंस बनाया। बड़े लेंस के मध्य से होकर एक रेखा पास कराएंगे, वो कहलाती है मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष हो गई। दूरदर्शी में दूर की वस्तु देखी जाएगी तो इधर वस्तु दिखाएंगे कहीं दूर। ये वस्तु हो गई। वस्तु अगर सीमित दूरी पर हो, 1 मीटर 2 मीटर, तो हम मुख्य अक्ष पर दिखाते हैं, और बहुत अधिक दूर है तारे चंद्रमा तो हम मुख्य अक्ष से ऊपर दिखाएंगे। सीमित दूरी पर है तो आने वाली किरण को मुख्य अक्ष के समांतर दिखाएंगे, और बहुत दूर से किरण आ रही हैं तारे से, सूर्य से, तो हम उन्हें समांतर किरणें दिखाएंगे, तिरछी दिखाएंगे। तो ये रेड पेन से दिखा रहा हूं मैं आने वाली किरणों को। ये वस्तु है, इसका नाम है AB। इससे प्रकाश की 2 किरणें आते हुए हम दिखा रहे हैं। ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ये लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से निकलने के बाद एक दूसरे को कहीं काटेंगी। ये जहां एक दूसरे को काटेंगी वहां प्रतिबिंब बनेगा, और ये काट रही हैं मुख्य अक्ष के नीचे, इसलिए प्रतिबिंब उल्टा बनेगा इस तरह से। ये किरण जो कोण बना रही है वो कोण क्या है, अल्फा। ये वस्तु का दर्शन कोण हो गया। इतना बनाने के बाद अब हम दूसरी तरफ एक दूसरा लेंस बनाएंगे जो इससे आकार में छोटा होगा। तो ये दूसरा लेंस हो गया। ये प्रकाश की किरणें ये लेंस मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देगा, और जो मुड़ेंगी, यहां प्रेक्षक है देखने वाला, ये उसकी आंख पर गिरेंगी। यह है प्रेक्षक। ये किरणें उधर फैल रही हैं तो इनको पीछे जब हटाएंगे तो पीछे हटाने पर
ये कहीं ना कहीं मिलती हुई प्रतीत होंगी। जहां पर मिलती हुई प्रतीत होंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा आभासी और वस्तु से बड़ा। तो ये यहां मिल रही है, यहां प्रतिबिंब बन जाएगा ये। वस्तु ए बी, पहला प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, दूसरा प्रतिबिंब बना ए डबल डैश बी डबल डैश। इसमें एक लाइन हम और पास कराएंगे इसके केंद्र से, यहां से और यहां। तो दूसरी जो किरण होगी वो ये हमने पास करा दी। इस तरह से जाएगी और यह इस प्रतिबिंब के शीर्ष को स्पर्श करते हुए नेत्रिका से निकलेगी। ये क्यों बनाई गई है? ये इसलिए बनाई गई है कि प्रतिबिंब कितना कोण बनाएगा उसको दिखाने के लिए बनाई गई है। तो पहला हेडिंग था रचना, उसमें लेंस धातु की नली में लगे हैं, हमने बताया लेंसों को आगे पीछे खिसका सकते हैं। ये है वस्तु, वस्तु की तरफ का जो लेंस है इसका नाम है अभिदृश्यक, इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो इसका जो केंद्र है वो हम O से लिखेंगे और इस लेंस की वस्तु की दूरी लिखेंगे UO और इस लेंस से प्रतिबिंब की दूरी लिखेंगे VO। चूंकि ये किरणें अनंत से आ रही हैं, बहुत दूर से आ रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, इसके फोकस पर, इसका फोकस यही होगा। जब फोकस पर बनेगा तो ये बीओ दूरी फोकस दूरी के बराबर होगी। फोकस बिंदु को हम लिखेंगे कैपिटल FO, फोकस दूरी को लिखेंगे स्मॉल f सफिक्स में O का मतलब ये इसका मान है। अब चलते हैं उधर। पहला लेंस जो प्रतिबिंब बनाएगा वो दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। तो इस लेंस के लिए ये वस्तु हो गई और इसने इसका प्रतिबिंब ये बना दिया, इसे कहेंगे अंतिम प्रतिबिंब। तो ये आंख के पास है लेंस, इस लेंस का नाम होगा नेत्रिका, इंग्लिश में कहते हैं आई पीस। तो पहला अक्षर है E, तो इसका केंद्र हम लिखेंगे E से। इसका कोई भी मान लिखेंगे तो E लगाएंगे। तो इससे ये वस्तु, इसके लिए ये वस्तु है, तो वस्तु की दूरी हम क्या लिखेंगे U, सफिक्स में लगाएंगे E। और इसने ये प्रतिबिंब बनाया है, प्रतिबिंब की दूरी मानी जाती है V और इसके लिए है तो सफिक्स में लगेगा E। रचना के बाद नेक्स्ट हेडिंग होता है प्रतिबिंब का बनना। तो ये प्रतिबिंब का बनना हो गया। प्रतिबिंब के बनने में मैंने बोल दिया है बीच बीच, एक बार रिपीट करते हैं। दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अभिदृश्यक से गुजरने के बाद एक दूसरे को बिंदु B डैश पर काटती हैं, जिससे A डैश B डैश उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन ये छोटा होता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा और नेत्रिका इसका बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनाएगी। तो यह है फाइनल प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब। अब हम प्रतिबिंब का बनना जो मैंने सुनाया वो इसी में आ जाएगा।
तो रचना हो गई, ये हो गई। अब तीसरा जो हेडिंग इसमें बनता है, उसमें क्वेश्चन में आता है कि दूरदर्शी का सचित्र वर्णन करो और इसकी आवर्धन क्षमता के सूत्र लिखो। तो हमारा अब काम है आवर्धन क्षमता के सूत्र ये निकालना। आवर्धन क्षमता क्या होती है? वो होती है बीटा कोण एल्फा, अर्थात प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो प्रतिबिंब तो बड़ा बनना है, तो हमारा काम है अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ इस डायग्राम से निकालना और इसमें लगाना, जिससे कि हम ये आवर्धन क्षमता के सूत्र निकाल सकें। और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें भी आवर्धन क्षमता के सूत्र कार्य करते हैं, वहां भी उपयोगी होते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को देखें। ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। अब यहां ध्यान से अगर देखें तो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, ओ ए डैश बी डैश, ए डैश ई और बी डैश। एक समकोण त्रिभुज अल्फा के साथ इधर बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज इधर बन रहा है। इन दोनों को हम ले रहे हैं और दूर जो वस्तु है, तो दूर की जो वस्तु होती है, चंद्रमा तारे, वे दूर होने की वजह से हमारी आंख पर छोटा दर्शन कोण बनाते हैं। कोण छोटा होगा तो छोटे कोण के लिए एक शर्त होती है, एल्फा बराबर tan अल्फा, और ये होता है लंब अपॉन आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब अल्फा त्रिभुज में, इसमें लंब देखेंगे तो ये है और आधार देखेंगे तो ये है, लंब बटे आधार। तो लंब है ए डैश बी डैश, आधार ये है ए डैश बी डैश, आधार है एफ ओ। अल्फा की वैल्यू तो ये हो गई। अब बीटा की वैल्यू, उसके लिए ये वाला चित्र, इसमें भी वही शर्त लगाएंगे, बीटा इक्वल टू tan बीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है ए डैश बी डैश, आधार क्या है यूई, ए डैश बी डैश और अपॉन यूई। इसमें चिन्ह परिपाटी और लगानी है। ए डैश बी डैश मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई है तो माइनस में आएगी, इसमें भी ए डैश बी डैश माइनस में आएगा, और यूई इस लेंस से लेफ्ट साइड में है तो वो भी माइनस में आएगा। तो ये माइनस यहां कट जाएंगे। ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो m इक्वल टू बीटा का मान ये ऊपर और अल्फा का मान नीचे रखेंगे। तो आएगा m इक्वल टू बीटा की वैल्यू ए डैश बी डैश अपॉन यूई, अल्फा की वैल्यू माइनस ए डैश बी डैश अपॉन एफ हो। ए डैश बी डैश कट जाएगा, एफ हो गया ऊपर, यूई आ गया नीचे और चिन्ह माइनस का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आया। अब इस फॉर्मूले में दो केस लगाए जाते हैं, दो कंडीशन होती है। न्यूमेरिकल होते हैं उनमें भी केस का नाम होता है। केस कैसे कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो कि 25 सेंटीमीटर होती है उतने पर बने, मतलब ये प्रतिबिंब यहां से यहां तक की दूरी 25 सेंटीमीटर हो, वहां बने।
तो ये फॉर्मूला क्या होगा? सेकंड केस होगा कि जब ये प्रतिबिंब अनंत पे बने। अनंत का मतलब ये वाली किरणें समांतर हो जाए, ऐसी हो जाए। ये समांतर तब होंगी जब ये प्रतिबिंब इस लेंस के फोकस पर होगा। तो दो केस हैं, एक तो ये प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बने, सेकंड केस जब ये प्रतिबिंब अनंत पे बने। तो हम लिख रहे हैं यहीं पर केस फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो क्या होगा? अंतिम प्रतिबिंब ये है, तो इसका मान 25 सेंटीमीटर के बराबर हो, तो BE इक्वल टू 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम लिखा करते हैं कैपिटल D। तो चूंकि फॉर्मूला कर रहे हैं तो हम अंकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो 25 की जगह हम लिखेंगे कैपिटल D। और ये इससे लेफ्ट साइड में है B, तो चिन्ह माइनस। लेंस से बाईं तरफ की दूरियां माइनस में, मुख कक्ष से नीचे की दूरियां भी माइनस में। लिख लिया इस शर्त के हिसाब से। अब लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला लिखेंगे, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें b की जगह तो हम इसे लगाएंगे, माइनस 1/-d और u की जगह ue। ये फॉर्मूला, ये अंतिम प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब किसने बनाया है? नेत्रका ने। तो इसी का ये u लगेगा, इसी का v लगेगा, इसलिए u की जगह आ गया ue। और ue भी नेत्रका से बाईं तरफ है, वो भी माइनस में, और f की जगह f ही। तो पूरा फॉर्मूला किसके लिए यूज कर दिया? ये नेत्रका के लिए लगा दिया। b का मान u की जगह माइनस ue, f की जगह f ही। नेक्स्ट लाइन में ये चिन्ह तो हो जाएगा प्लस, और ये माइनस का 1/d उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 1/ue 1/fe प्लस 1/d, 1/ue 1/fe और इधर जाके प्लस का हो गया। इस पूरे को हम यहां यूज करना चाह रहे हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। यह है मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 यह है, कैपिटल M इक्वल टू माइनस FO और अपॉन में है UE। तो समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं FO इंटू 1/UE, FO इंटू 1/UE माइनस FO और 1/UE की वैल्यू ये है, ब्रैकेट में 1/FE प्लस 1/D, ये लिख सकते हैं हम। इसकी एक सिमेट्री बनाने के लिए, जैसे माइक्रोस्कोप में था 1+D/F, इस तरह की सिमेट्री बनाने के लिए इसमें से कुछ कॉमन ले रहे हैं। कॉमन इसमें है नहीं, फिर भी मैंने कॉमन इसमें से लिया, अपॉन में FE। FE कॉमन लेंगे तो FE तो आ गया बाहर, अंदर बचेगा 1, और इसमें FE है नहीं तो FE पहुंचेगा ऊपर। जहां कॉमन नहीं होता है वो राशि पलट जाती है।
अपॉन डी। नीचे से एफ ही निकालेंगे, निकल आया, ये तो हो गया 1। यहाँ एफ ही नीचे नहीं था तो ऊपर पहुंच गया। तो ये आवर्धन क्षमता का सूत्र हो गया केस फर्स्ट में, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। केस सेकंड, इस स्थिति में एक चीज रह गई, दूरदर्शी की लंबाई। न्यूमेरिकल पूरा होता है कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बताओ और उसकी लंबाई बताओ। तो दूरदर्शी की लंबाई क्या लिखेंगे? दूरदर्शी की लंबाई L बराबर, लंबाई का मतलब है इस लेंस से इस लेंस तक की दूरी का योग। तो यहां से यहां तक कितना है? FO प्लस इतना क्या है? UE। तो FO प्लस UE। कुछ बच्चे कहते हैं कि ये UE उसमें माइनस में लगाया था फॉर्मूले में, यहाँ प्लस कर दिया। तो फोकस दूरी के फॉर्मूले में, आवर्धन क्षमता में हम उसका चिन्ह का यूज कर रहे हैं, यहाँ लंबाई नाप रहे हैं। लंबाई पूरी यहाँ से वहां तक ऐड की जाएगी। अगर हमने इसको माइनस में ले लिया तो इसमें से और घट जाएगा, तो इस लेंस से वहां तक की लंबाई नहीं आ पाएगी। लंबाई एक अदिश राशि है। तो चिन्ह प्रॉपर्टी का जो लागू करते हैं, हम यूज करते हैं, लंबाई निकालते समय उसका ध्यान, उसका यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे। लंबाई का सूत्र हो गया। केस सेकंड, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, ये वाला प्रतिबिंब अनंत पर बने। अनंत पर बनेगा तो किस तरह का चित्र होगा, मैं बना के बता रहा हूं। तब ये किरणें समांतर हो जाएंगी, ऐसी उधर भी समांतर हो जाएंगी। तो फिर इन्हें कहीं भी हम बढ़ाते चले जाएं, ये मिलेंगी नहीं, इस तरह की हो जाएंगी। तो अनंत का अर्थ है कि जो VE है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो VE इक्वल टू अनंत, और जब V अनंत होगा उस समय जो UE है इसका मान FE के बराबर हो जाएगा। जिस तरह से इस लेंस का फोकस यहाँ है, वैसे इसका फोकस भी यहीं कहीं होगा। इसका फोकस ये, तो इनको खिसकाकर, इस वाले लेंस को आगे पीछे खिसकाकर एक स्थिति ऐसी भी आ जाएगी कि ये प्रतिबिंब दिखना गायब हो जाएगा। वो गायब होने को ही कहते हैं अनंत पर बनना। तो V अनंत, तो U का मान FE। डायरेक्ट लिख लेते, नहीं तो समस्या को तो यहां से देख लें। 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। V को लिखा अनंत, U को लिखा UE, F को लिखा FE। 1/ अनंत हो गया 0, ये प्लस 1/UE 1/FE। तो UE बराबर FE, यही लिखा है हमने कि U और V में से अगर एक इनफाइनाइट होता है तो दूसरा फोकस दूरी के बराबर होता है। इस वैल्यू क्या यहाँ यूज कर लेंगे, FO अपॉन UE की जगह FE। तो किसी क्वेश्चन में जब लिखा होगा कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करो, तो हम इससे निकालेंगे। सिंपली FO को FE के मान से भाग कर देंगे।
इस समय दूरदर्शी की लंबाई क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक तो वही रहेगा एफ ओ, प्लस उसके आगे का मान क्या है यूई, और यूई किसके बराबर हो गया एफ ई के। तो यहां ध्यान देने की बात यह है कि अगर हमें दोनों लेंसों की फोकस दूरियां दी हों तो हम उनको भाग कर दें, अगर अभिदृश्यक की फोकस दूरी को नेत्रिका की फोकस दूरी से भाग कर दें तो आवर्धन क्षमता आ जाएगी, और दोनों फोकस दूरियों को जोड़ दें तो दूरदर्शी की लंबाई आ जाएगी। एक इसमें खास बात है कि जो अंतिम प्रतिबिंब बना है, ये बना है, ये वस्तु के सापेक्ष उल्टे बनते हैं। तो चंद्रमा को भी अगर हम देखेंगे तो उसकी जो चित्र है, फिगर है, वो हमें उल्टा दिखाई देगा। इसमें दोष कमियां क्या हैं? इसमें जो वस्तु की तरफ का लेंस होता है ये आकार में बहुत बड़ा होता है, मीटर के हिसाब से इसका साइज होता है 2 मीटर 3 मीटर। तो जब ये बड़ा होगा तो इसमें दो दोष आ जाते हैं। नंबर 1 वर्ण विपथन, एक तो ये दोष आता है, और नंबर 2 गोलीय विपथन। वर्ण माने रंगों का दोष, विपथन माने दोष, और गोलीय लेंस की गोलाई आकृति के कारण उत्पन्न दोष वो कहलाता है गोलीय विपथन। तो इन दोनों दोषों की वजह से जो प्रतिबिंब बनता है वो स्पष्ट और क्लियर नहीं बन पाता, कुछ धुंधला बनता है। इसलिए इस दूरदर्शी में इम्प्रूव करके एक और दूरदर्शी बनाई गई जिसमें ये लेंस हटाकर इसके स्थान पर अवतल दर्पण या परवलयकार दर्पण का यूज किया गया, कॉनकेव मिरर या पैराबोलिक मिरर, उसका यूज किया गया। फिर ये वर्ण विपथन का दोष और गोलीय विपथन का दोष दोनों ही दूर हो गए जब यहाँ पर हमने परवलयकार दर्पण का प्रयोग किया। ये दोष होते क्या हैं, जरा थोड़ा इनके बारे में आइडिया देख लें। ये पहले पाठ्यक्रम में थे, अब बाद में हटा दिया गया है। ये वर्ण विपथन, गोलीय विपथन, जब लेंस बड़ा हो जाता है तो उसकी मोटाई भी बढ़ जाती है। हम जानते हैं कि प्रिज्म में से अगर प्रकाश निकले तो 7 रंगों में बटता है। बटने का कारण प्रकाश की कांच में सभी रंगों की चाल अलग अलग हो जाती है। कांच सभी रंगों पर अलग अलग अवरोध उत्पन्न करता है, अलग अलग अपवर्तनांक लगाता है। तो जब बड़ा लेंस होगा तो बड़ा लेंस बनाने के लिए उसकी मोटाई ज़्यादा होगी। मोटाई ज़्यादा होगी तो जब प्रकाश की किरण आएगी तो वो एक किरण 7 भागों में बटेगी, और 7 किरणों के बीच में जो गैप होगा वो 1 mm से भी कम होता है। तो किरण तो आ रही थी एक वस्तु से, और प्रतिबिंब इधर बनेंगे 7 अलग अलग रंगों के। अगर वो प्रतिबिंब अलग अलग बनते तो हमको क्लियर दिखाई देता, लेकिन वो 7 रंगों के प्रतिबिंब एक दूसरे पर चढ़े हुए बनते हैं ऐसे। तो इस तरह से जब चढ़े हुए बनेंगे, एक ही वस्तु के 3 प्रतिबिंब 7 प्रतिबिंब जब बन रहे हैं चढ़े हुए, तो वो बस चित्र हमें साफ दिखाई नहीं देगा। चित्र कब साफ दिखाई देगा? जब वो एक ही चित्र हो, या फिर सब रंग के अलग अलग होते, सेपरेट रहते। तो इस दोष को कहते हैं वर्ण विपथन। एक ही वस्तु के 7 प्रतिबिंब एक दूसरे पर ओवरलैप करते हुए बनते हैं, और वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अस्पष्ट और धुंधला हो जाता है।
दूसरा है गोलीय विपथन। ये क्या है? लेंस को हमने देखा है, इसकी ये जो शेप वो गोलाई में है, तो बीच का जो हिस्सा है यहां से यहां तक ये लगभग स्ट्रेट है, सीधा, और जो गोलाई मोड़ आया है वो किनारे पर आया है। इसलिए जो प्रकाश की किरण बीच में से जाएगी वो दूर गिरेगी, और जो ऊपर से आएगी वो पास गिरेगी। ये प्रकाश की किरण को जल्दी मोड़ देगा, ये दूर मोड़ेगा। तो इस स्थिति में भी एक ही वस्तु के अलग अलग स्थानों पर प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो ये प्रतिबिंब भी एक दूसरे पर चढ़े हुए होते हैं, इसलिए ये भी प्रतिबिंब को धुंधला करेगा। तो इसे कहते हैं गोलीय विपथन। इस दोष को दूर करने के लिए उपाय बताया गया था कि बीच में एक रुकावट डाल दो, रोक लगा दो, तो बीच की किरणें जाएंगी नहीं, बाहर बाहर की जाएंगी और एक ही प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब साफ बनेगा। ये इसको दूर करने के उपाय थे। वर्ण विपथन को भी दूर करने के उपाय थे कि एक लेंस को दूसरे भिन्न पदार्थ के लेंस से जोड़ दो और उसमें वर्ण विपथन का दोष दूर हो जाएगा। लेकिन उस जोड़ने के टेम्परेरी कार्य जो हम करेंगे उसके बजाय किया ये गया कि इस लेंस को ही हटाकर इसकी जगह दर्पण लगा दिया गया। जब दर्पण लग गया तो प्रकाश पार नहीं होगा, उसमें तो रिफ्लेक्शन होगा और वर्ण विपथन के दोष का जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये इसके दोष थे। एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लें जिसमें दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को अप्लाई करके देख लेंगे फॉर्मूले को। एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 140 सेंटीमीटर है। यदि नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा लंबाई ज्ञात करो। ये है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से वैल्यू छांट लेंगे कि दी काय काय की वैल्यू है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी लिखते हैं F, अभिदृश्यक की है तो लगाएंगे O 140। नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका को अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं, इसकी फोकस दूरी F और नेत्रिका की है तो E 5 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, आवर्धन क्षमता कैपिटल M, लंबाई L, ये निकालनी है। इस क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है या अनंत पर बनता है। तो इसमें हम स्वेच्छा से अनंत का केस लगाते हैं जिसमें नहीं दिया होता है। तो अनंत वाले केस में
आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है -FO अपॉन FE, ये फॉर्मूला है। -FO का मान 140, FE का मान 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 अट्ठे 40, तो m की वैल्यू हो गई -28। इसका भौतिक तात्पर्य ये है कि ये दूरदर्शी आंख से हम किसी वस्तु को जितना बड़ा देख रहे हैं उससे 28 गुना बड़ा करके दिखाएगी। माइनस के चिन्ह का तात्पर्य ये है कि जो वस्तु दिखेगी उसका प्रतिबिंब उल्टा दिखेगा, ये माइनस बता रहा है। लंबाई लिखेंगे तो FO प्लस FE, FO 140 और प्लस 5 तो 145, यह इसकी लंबाई होगी। तो आज हमने दूरदर्शी को आवर्धन क्षमता के सूत्र के साथ बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट दूरदर्शी है, परावर्तक दूरदर्शी, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसका जो डायग्राम है बड़ा महत्वपूर्ण है, बनाने को आता है। ठीक है, आज का काम इतना ही, धन्यवाद।